अभी तक हमने थर्मल फिजिक्स में लास्ट में जो देखा था वो थर्मल एक्सपेंशन वाला पार्ट था। थर्मल एक्सपेंशन वाले पार्ट में हमने सीखा कि सॉलिड हो या लिक्विड हो, उसका टेम्परेचर कितने अमाउंट से रेज करें तो उसमें कितना कितना एक्सपेंशन आता है। तो सॉलिड में 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन एक्सपेंशन थे। फिर उसके हमने एप्लीकेशंस और क्वेश्चंस देखे। वॉल्यूम में हमने देखा था, यानी कि लिक्विड्स में हमने देखा था कि सिर्फ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होता है। अब लिक्विड का वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन हम कंसिडर करते थे कि या तो हम डायरेक्टली लिक्विड को एब्सोल्यूट फॉर्म में कंसिडर करेंगे, दूसरा होता था कि कंटेनर के रेफरेंस से उसको सेलेक्ट करते हैं, तो उस केस में हम गामा एपेरेंट और डेल्टा वी एपेरेंट वगैरह कैलकुलेट करते थे। थर्मल फिजिक्स का अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो है कैलोरीमेट्री। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि थर्मल फिजिक्स के हमारे जो एप्लीकेशंस होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो हीट का, किसी भी बॉडी को हीट सप्लाई करने का जो एक ऑब्जर्वेशन था, वो सबसे कॉमन ऑब्जर्वेशन ये होता था कि उस बॉडी का टेम्परेचर राइज हो जाता था। दूसरा ऑब्जर्वेशन मैंने आपको बताया था कि किसी भी बॉडी को अगर हीट सप्लाई करें तो उसका फेस चेंज हो जाता है। तो जो नेक्स्ट पार्ट आज हम पढ़ने वाले हैं कैलोरीमेट्री, उसमें हमारा यही ऑब्जेक्टिव है कि किसी भी बॉडी का अगर हमें टेम्परेचर एक पर्टिकुलर अमाउंट से राइज करना है तो उसको कितनी अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करें। दूसरा, किसी भी एक बॉडी का अगर हम फेज चेंज करना चाहते हैं, फेज चेंज करना चाहते हैं मतलब मान लीजिए सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना है या फिर लिक्विड से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो उसको कितनी हीट सप्लाई करें। तो ये दो मेन ऑब्जेक्टिव हम लोग कैलोरीमेट्री में कवर करते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट सप्लाई करें, फेज चेंज करने के लिए कितनी हीट सप्लाई करें। एक चीज कैलोरीमेट्री में और आती है कि अगर दो डिफरेंट टेम्परेचर पर दो या दो से ज्यादा चीजों को मिक्स कर दिया जाए तो फाइनल मिक्सचर का टेम्परेचर कितना होता है, वो सब हम कैलोरीमेट्री के अंडर पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज से कैलोरीमेट्री वाला पार्ट। तो देखिए, जो कुछ बेसिक चीजें हीट की वो हम पहले ही कवर कर चुके हैं कि व्हेन टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर आर मेड इन कॉन्टैक्ट देन हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ये बात हमें पहले से समझ आ चुकी है कि जो एनर्जी का ट्रांसफर हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर तक होता है, उसी ट्रांसफर होती हुई एनर्जी को हम बोलते हैं हीट। अब हीट के हमने यूनिट्स वगैरह भी देख लिए थे। ये बात हम जानते थे कि टेम्परेचर डिफरेंस होना जरूरी है हीट ट्रांसफर के लिए। हीट ट्रांसफर होती हुई एनर्जी को बोला जाता है। हीट के जो एसआई यूनिट्स होते हैं वो जूल्स होते हैं, और जो प्रैक्टिकल यूनिट हम कंसिडर करते हैं इस चैप्टर में, यानी कि कैलोरीमेट्री में हम जो ज्यादा एक्सक्लूसिवली यूज करेंगे वो उसके दूसरे यूनिट होते हैं कैलोरी। जूल कैलोरी में क्या कन्वर्जन होता है, क्या कोई और भी यूनिट्स पॉसिबल होते हैं, वो सब हम आगे अभी कंसिडर करते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें पहले से ही आती थी, हम इनको पहले ही एक बार देख चुके हैं। अब थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं कैलोरी के बारे में, क्योंकि जूल तो ऐसा यूनिट है, हम वर्क में भी, एनर्जी में भी, इन सब में जूल वगैरह यूज करते थे। कैलोरीज के बारे में थोड़ा और समझ लेते हैं कि एक कैलोरी को डिफाइन कैसे किया जाता है। तो देखिए, समझने का बिल्कुल आसान तरीका, अगर वाटर के एक यूनिट मास का टेम्परेचर कंसिडर कर लेते हैं 1 ग्राम, 1 ग्राम से ही बात चालू करते हैं। मान लीजिए हमें वाटर के 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से बढ़ाना है, तो उसके लिए कितनी अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई की जाती है उसको बोलते हैं 1 कैलोरी। तो समझना बिल्कुल आसान, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड to raise the temperature of 1 gram of water by 1 degree Celsius और 1 Kelvin। थर्मोमेट्री वाले पार्ट में हम ये समझ चुके हैं कि टेम्परेचर चाहे 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज किया जाए या 1 केल्विन से, वो एक ही बात होती है। तो इस तरीके से हम डिफाइन कर देते हैं कैलोरी को। तो इस चैप्टर में, यानी कि कैलोरीमेट्री में, हमारा जो बेसिक यूनिट चलेगा, यानी कि जो ज्यादा यूज्ड यूनिट चलेगा, वो कैलोरी होता है। अब जो हमने बात पढ़ी थी कि जूल ये ऐसा यूनिट होता है, तो जूल और कैलोरी के बीच क्या कन्वर्जन होता है वो आगे चल के देखेंगे। जूल एसआई यूनिट, एक और यूनिट हम यूज करते हैं अर्ग। अर्ग होता है हीट का या फिर वर्क का, दोनों इंटरकन्वर्टेबल चीजें हैं। तो अर्ग होता है हीट का सीजीएस यूनिट। अब दोनों के बीच कन्वर्जन फैक्टर क्या है कि 1 जूल इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर 7 अर्ग्स। तो ये कन्वर्जन फैक्टर हमें ध्यान होना चाहिए। आगे बढ़ाते हैं। मुझे उम्मीद है यहां तक हम कैलोरी को डिफाइन करना सीख गए कि एक कैलोरी क्या चीज होती है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। देखिए, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट हम यहां से समझ तो लेंगे, लेकिन जो लास्ट में इसकी यूटिलिटी है हमारे लिए, वो काम की चीज होती है। तो ये मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट क्या है वो एक बार को थोड़ा समझते हैं। अकॉर्डिंग टू जूल, वर्क में बी कन्वर्टेड इनटू हीट एंड वाइस वर्सा। जूल एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के पीछे नाम रखा गया एसआई यूनिट जूल। तो जूल का ये कंक्लूजन था, यानी कि उनका ये प्रिंसिपल था कि हम हीट को वर्क में
और वर्क को हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट क्या चीज होती है, उसका मतलब ये होता है हम 1 कैलोरी हीट से मैक्सिमम कितना अमाउंट ऑफ वर्क एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर हीट और वर्क आपस में इंटर कन्वर्टेबल है तो 1 कैलोरी हीट से हम जितना अमाउंट ऑफ वर्क एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उसको बोला जाता है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। और ये जो वर्क एक्सट्रैक्टेड अपॉन हीट का जो रेशियो होता है उसी को बोलते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट। इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट आती है और वो कांस्टेंट वैल्यू होती है 4.2। तो कहने का मतलब हमारा ये हुआ कि 1 कैलोरी हीट से हम मैक्सिमम 4.2 जूल वर्क एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। यानी कि जो मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट होता है वो होता है 4.2 जूल्स पर कैलोरी। तो मैंने आपको बोला था हमारे लिए इसमें एक काम की चीज आएगी। वो काम की चीज ये है कि जो कैलोरी और जूल के बीच का कन्वर्जन फैक्टर होता है कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल्स। हम 1 कैलोरी से 4.2 जूल्स वर्क एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब देखिए जो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो एग्जैक्ट वैल्यू तो होती है कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। लेकिन कैलकुलेशन को कन्वीनियंट रखने के लिए हम 4.8 की जगह अप्रोक्सीमेटली रख लेते हैं 4.2 जूल। तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल्स। तो मुझे उम्मीद है हमें यहां तक समझ में आ गया होगा कि ये मैकेनिकल इक्विवेलेंट क्या चीज होती है। 1 कैलोरी से हम कितना अमाउंट ऑफ वर्क एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कितने जूल्स ऑफ वर्क एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसको बोला जाता है मैकेनिकल इक्विवेलेंट। आगे बढ़ते हैं। देखिए कैलोरीमेट्री समझने से पहले यानी कि इसके जो जो एप्लीकेशन हमें देखने हैं, इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चंस पर आने से पहले हमें 2-3 टर्म समझनी है। एक तो ये हो गया कैलोरी और जूल का इंटर कन्वर्जन। पहली जो इंपॉर्टेंट टर्म हमें फेस करनी है वो होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या फिर सिंपली स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या होता है इसको समझते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है। अगर हमें ये टर्म समझ आ गई तो आप मान के चलिए अपना जो कैलोरीमेट्री वाला पार्ट है उसका आधा कंट्रीब्यूशन स्पेसिफिक हीट का आता है। ठीक है, तो अगर हम स्पेसिफिक हीट डिफाइन करना सही से समझ गए, इसको कैलकुलेट करना समझ गए, तो कैलोरीमेट्री का आधा पार्ट हमारा यहीं पे कवर हो जाता है। अब क्या होता है पहले डेफिनेशन से देखते हैं, फिर मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझा भी दूंगा, फिर जो प्रॉपर तरीके आते हैं, जो फॉर्मूले आते हैं, उनको फेस कर लेंगे। डेफिनेशन जो स्टैंडर्ड होती है स्पेसिफिक हीट की वो होती है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन, दोनों इक्विवेलेंट चीजें होती हैं, इज कॉल्ड इट्स स्पेसिफिक हीट। तो इसको आसान लैंग्वेज में समझते हैं। किसी भी बॉडी का यूनिट मास का टेम्परेचर, अब यूनिट मास 1 ग्राम भी हो सकता है, 1 kg भी हो सकता है, डिपेंड करता है हम क्या यूनिट सेलेक्ट करते हैं। तो किसी भी बॉडी के यूनिट मास का टेम्परेचर यूनिट सेल्सियस यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से अगर बढ़ाना हो तो कितनी अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसको बोला जाता है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट कैसे करते हैं इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई भी एक रैंडम बॉडी हमारे पास है। इस रैंडम बॉडी का मास है m। इस बॉडी को हम लोग Q अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करते हैं और ऐसा करने पर डेल्टा T अमाउंट से इसका टेम्परेचर राइज हो गया। सारी चीज मैं आपको फिर से बता देता हूं। बॉडी का मास m, इस बॉडी को मैंने Q अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करी और Q अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करने पर इस बॉडी का जो टेम्परेचर है वो डेल्टा T अमाउंट से बढ़ गया। जो सबसे कॉमन ऑब्जर्वेशन हमारा होता था वो यही होता था कि किसी भी बॉडी को अगर हम हीट सप्लाई कर दें तो उसका टेम्परेचर राइज हो जाता है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि m मास की बॉडी को अगर Q अमाउंट ऑफ हीट मिली तो इसके 1 यूनिट मास के पास कितनी हीट गई होगी, तो कैलकुलेट करना सिंपल ही है। सिंपल सा हम यूनिटरी मेथड लगा देंगे। अगर Q अमाउंट ऑफ हीट m मास के पास जाती है तो 1 यूनिट मास के पास जो हीट गई होगी वो हो जाएगी Q/m। इस बॉडी के 1 ग्राम मास के पास या फिर 1 यूनिट मास के पास जो टोटल हीट गई वो बन गई Q/m। अब मैं अज्यूम कर लेता हूं वो ये वाला पार्ट था, ये वो वाला पार्ट है जिसको हमने यूनिट मास का बोल रखा है। इस ऑब्जेक्ट के पास यानी कि इस पर्टिकुलर हिस्से के पास जो टोटल हीट पहुंची वो थी Q/m और इतनी हीट की वजह से इसका जो टेम्परेचर राइज हो गया वो हो गया डेल्टा T। अगर पूरी बॉडी का टेम्परेचर डेल्टा T अमाउंट से बढ़ा है
तो डेफिनेटली इतने से हिस्से का पार्ट भी, यानी कि इतने हिस्से का टेम्परेचर भी डेल्टा टी अमाउंट से बढ़ा होगा। अगर Q बाय M अमाउंट ऑफ हीट से इसका टेम्परेचर डेल्टा टी अमाउंट से बढ़ गया, तो क्या हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट से टेम्परेचर एक यूनिट से बढ़ता? मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। अगर Q बाय M अमाउंट हीट से सिर्फ इतने हिस्से का टेम्परेचर डेल्टा टी अमाउंट से बढ़ता है, तो कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है कि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता? तो फिर से यूनिटरी मेथड लगाएंगे। अगर इस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट से टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ा, तो 1 डिग्री राइज के लिए जो हीट सफिशिएंट थी वो थी Q बाय M डेल्टा टी। तो ये Q बाय M डेल्टा टी क्या चीज है, इसको एक बार देख लेते हैं। Q बाय M था 1 यूनिट मास के पास पहुंची हीट, और Q बाय M डेल्टा टी हो गया उस यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए रिक्वायर्ड हीट। और ध्यान से देखिए, ये जो चीज हमने अभी डिफाइन करी एग्जैक्टली वही लिख रहा है स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन में, यानी कि Q बाय M डेल्टा टी को ही हम लोग स्पेसिफिक हीट बोल देंगे। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर मैं स्पेसिफिक हीट निकालनी हो तो तरीका बड़ा सिंपल सा है। हम ये कैलकुलेट कर लेंगे कि उसके यूनिट मास के पास कितनी हीट पहुंची, उतनी हीट के अमाउंट से टेम्परेचर कितना बढ़ा, तो उसी टेम्परेचर से उस अमाउंट ऑफ हीट को डिवाइड कर दें, तो ये मेरे पास फॉर्मूला बनकर आ जाता है स्पेसिफिक हीट का, कि स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू Q बाय M डेल्टा टी। अब इसी की जो बाकी थ्योरी वाला पार्ट है उसको आगे बढ़ाते हैं। तो यही देखिए फॉर्मूला हमने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, स्पेसिफिक हीट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू Q बाय M डेल्टा टी। इसमें सारे टर्म्स का हमें मतलब समझ में आना जरूरी है। Q हो गया हीट सप्लाइड, S स्पेसिफिक हीट, हम उसको S से डिनोट करते हैं, M ऑब्जेक्ट का मास, और डेल्टा टी हो गया चेंज इन टेम्परेचर। तो ये हमारा जो फॉर्मूला है ये बेसिक कैलकुलेट होकर आ गया स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करने का। अब देखिए इस फॉर्मूले से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यानी कि इसी का थोड़ा जो रीअरेंज्ड फॉर्म है जिससे एक्चुअल में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, वो ये होता है। सिर्फ M डेल्टा टी को सामने वाली तरफ भेज देते हैं, तो ये आ गया Q इज इक्वल टू MS डेल्टा टी। अब देखिए ये जो हमने Q हीट सप्लाई करी थी, इसका इफेक्ट क्या था? इसका इफेक्ट था कि उस पर्टिकुलर बॉडी का टेम्परेचर डेल्टा टी अमाउंट से बढ़ गया था। कैलोरीमेट्री में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था कि किसी भी बॉडी का अगर टेम्परेचर राइज करना है तो उसको कितनी अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करें, यही वो हीट है जो कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा रही थी। तो अब सवाल सीधा सीधा ये है कि अगर मुझे किसी बॉडी का मास पता हो, उसकी स्पेसिफिक हीट पता हो, तो मैं ये बता सकता हूं कि डेल्टा टी टेम्परेचर उसका बढ़ाने के लिए मुझे कितनी अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करनी है। तो एक ही फॉर्मूला हमारे पास है, Q इक्वल टू MS डेल्टा टी। तो एक बात हमें ध्यान में रखनी है, कभी भी हमसे ये पूछ लिया जाए कि एक बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो उसमें कितनी अमाउंट ऑफ हीट इन्वॉल्व होगी, तो ध्यान रखिएगा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है। हम एक ही डायरेक्शन में हमेशा सोचेंगे कि Q इक्वल टू MS डेल्टा टी। अगर हमें यहां तक की बात आ गई समझ में, तो मान के चलिए हमारा कैलोरीमेट्री का आधा पार्ट जो समझने वाला था वो यहां तक खत्म हो जाता है। वो क्या कि किसी भी बॉडी का अगर टेम्परेचर चेंज करना हो तो कितनी अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट होती है, वो होती है Q इक्वल टू MS डेल्टा टी। अब इसके बेसिस पे हम लोग स्पेसिफिक हीट के यूनिट्स भी बता सकते हैं। अब वो चाहे SI यूनिट हो चाहे प्रैक्टिकली यूज यूनिट हो, तो वो यूनिट कैसे आएंगे वो देख लेते हैं। स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू Q बाय M डेल्टा टी। Q के SI यूनिट जूल, M के SI यूनिट kg, चेंज इन टेम्परेचर के SI यूनिट केल्विन। अब हम चाहे उसे पर केल्विन लिखें या पर डिग्री सेल्सियस लिखें, ये दोनों बिल्कुल एक ही बात है। दूसरा जो इस चैप्टर में हमारे कॉमनली यूज्ड यूनिट्स होंगे, वो कॉमनली यूज्ड यूनिट हो जाएंगे Q की जगह कैलोरी, M की जगह ग्राम, चेंज इन टेम्परेचर की जगह या तो पर केल्विन या फिर पर डिग्री सेल्सियस। तो ये यूनिट्स हमें ध्यान रहने जरूरी है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में आपको एक ऐसा डेटा गिवन होगा जिसके आगे यूनिट्स लिख रहे होंगे। तो इन यूनिट्स के बेसिस पे हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि वो जो क्वांटिटी हमें दे रखी है, वो जो डेटा हमें दे रखा है, वो स्पेसिफिक हीट का डेटा था। तो लास्ट में वो इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर से रिपीट कर लेते हैं। किसी भी बॉडी का टेम्परेचर अगर हमें चेंज करना है और पूछा जाए कितनी अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट होगी, तो MS डेल्टा टी। स्पेसिफिक हीट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें ध्यान रखने जरूरी हैं वो ये है। पहला पॉइंट,
स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड्स आर कंसिडर्ड टू बी कांस्टेंट। कोई भी जनरल सॉलिड हो या लिक्विड हो, जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना किया जाए, हम हमेशा मान के चलेंगे कि उसकी जो स्पेसिफिक हीट होगी वो कांस्टेंट होगी। यानी कि अगर उस बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो रहा हो तो हम ये मानेंगे कि चेंज इन टेम्परेचर के साथ स्पेसिफिक हीट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अनटिल एंड अनलेस हमें क्वेश्चन में मेंशन करके दिया जाए। सेकंड पॉइंट, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस आर प्रोसेस डिपेंडेंट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी पर्टिकुलर टाइप की गैस से हम अलग अलग टाइप के प्रोसेस करवाएं, जैसे कि कुछ फॉर एग्जाम्पल प्रोसेस के नाम होते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस हुआ, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें गैस का हमने टेम्परेचर चेंज नहीं होने दिया। आइसोकोरिक प्रोसेस हुआ, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हमने गैस का वॉल्यूम चेंज नहीं होने दिया। ऐसे हम कई तरीके के प्रोसेस एक सिंगल टाइप की गैस के साथ करवा सकते हैं। तो गैस की जो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू होती है वो प्रोसेस डिपेंडेंट होती है। तो इसको हम और डिटेल में पढ़ते हैं जब हम गैसेस में हीट का एप्लीकेशन देखेंगे, यानी कि केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स में। अभी सिर्फ इतना ही पॉइंट ध्यान रखेंगे कि अगर मैं एक पर्टिकुलर गैस से अलग अलग टाइप के प्रोसेस करवाऊं तो हर प्रोसेस के लिए स्पेसिफिक हीट की वैल्यू भी अलग अलग आती है। इसको हम प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ भी समझेंगे, उसके पीछे क्या लॉजिक होता है वो भी समझेंगे, लेकिन केटीजी थर्मोडायनेमिक्स में। ये दो डेटा है जो हमें याद रखने, और ये इंपॉर्टेंट डेटा होते हैं, बहुत बार इनका क्वेश्चन में यूज होगा। अभी हम कुछ क्वेश्चन हैंडल भी करके देखेंगे। ये कुछ ऐसे डेटा हैं जो कि जरूरी नहीं है हर बार क्वेश्चन में मेंशन्ड हो, लेकिन इंपॉर्टेंट है इसलिए हमें याद होने चाहिए। डेटा ये है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, और इसको अगर ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लें तो 4200 जूल पर केजी केल्विन। इसका मतलब ये हुआ, अगर मुझे 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है तो उसके लिए हमें 1 कैलोरी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। और आपको याद होगा कि कैलोरी की जो बेसिक डेफिनेशन थी वो भी यही थी कि 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए कितनी हीट सप्लाई करते हैं। तो ये डेटा हमें ध्यान रखना है, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा होता है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। एक और डेटा जो हमारे काफी एक्सटेंसिवली यूज में आएगा वो होता है स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस या फिर स्टीम। स्टीम कंसिडर कर लें, यानी कि 100 डिग्री से ऊपर वाटर को ले जाएं, या फिर आइस कंसिडर कर लें, 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे वाटर को ले जाएं। तो दोनों के केस में स्पेसिफिक हीट की वैल्यू हमें याद रखनी है 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, और इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे तो बन जाएगा 2100 जूल पर केजी केल्विन। तो ये दो डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और ये पॉइंट सिर्फ अभी ध्यान में रखना है कि गैसेस की जो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू होती है वो प्रोसेस डिपेंडेंट होती है। आगे बढ़ाते हैं इसको, एक क्वेश्चन की हेल्प से देखते हैं कि जो हमने अभी सीखा उसको अप्लाई कैसे करेंगे। क्वेश्चन है, फाइंड अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 5 ग्राम ऑफ वाटर बाय 20 डिग्री सेल्सियस। क्या पूछा हुआ है, कैसे हैंडल करना है, क्या हमारे स्टेप्स रहेंगे, क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए, उसको समझते हैं। हीट रिक्वायर पूछी गई है, और यह भी बोल दिया गया है कि हमें टेम्परेचर को चेंज करना है। तो एक बात मैंने आपको अभी कई बार समझाई कि कभी भी हमसे हीट की रिक्वायरमेंट पूछी जाए और हमें पता हो कि बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो उस केस में हीट की रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करने का हमारे पास सिर्फ एक फॉर्मूला होता है, Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T। इस फॉर्मूले के अलावा हमारे पास कोई पॉसिबल दूसरा तरीका नहीं है जिससे हम हीट रिक्वायर्ड कैलकुलेट कर लें टेम्परेचर चेंज होने वाले केस में। तो इस फॉर्मूले में देख लेते हैं क्या क्या चीजें हमें गिवन है और उससे हमारे पास Q की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं। M मास ऑफ वाटर 5 ग्राम क्वेश्चन में गिवन था। स्पेसिफिक हीट देखिए क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन अभी हमने सीखा कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर की वैल्यू होती है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, तो इसको हमें याद रखना जरूरी है। तो S की वैल्यू उठा के रख देंगे 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। डेल्टा T की वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन है 20 डिग्री सेल्सियस। तो हम नोटिस कर पा रहे हैं कि सारा डेटा अगर हमें गिवन है तो बेशक हम Q की वैल्यू भी कैलकुलेट करके बता ही देंगे। तो ये हमारा थॉट प्रोसेस, ये हमारी अप्रोच रहनी चाहिए कि हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है कि नहीं। अगर टेम्परेचर चेंज हुआ और हीट की वैल्यू पूछी गई है तो एक ही पॉसिबल तरीका है, Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T। अब इसको आगे सॉल्व करके देख लेते हैं।
m की वैल्यू 5 ग्राम, डेल्टा टी 20, ये मैंने आपको बता ही दिया था। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर की वैल्यू रखनी है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। सारा डेटा उठा के इस इक्वेशन में रखते हैं। इक्वेशन थी ms डेल्टा टी, m की वैल्यू 5, s की वैल्यू 1, डेल्टा टी रख देंगे 20, तो ये वाली चीज कैलकुलेट होकर आ गई 100 कैलोरी। तो अमाउंट ऑफ हीट जो रिक्वायर्ड है वो गई 100 कैलोरी। लेकिन क्वेश्चन में देखिए जो यूनिट्स दे रखे हैं वो सारे जूल में है, तो हमें लास्ट में एक छोटा सा कन्वर्जन और लगाना पड़ेगा कि कैलोरी को जूल में कैसे कन्वर्ट करें। वो कन्वर्जन भी हमें ध्यान है, हमने मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट में वो चीज देखी थी कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। तो 100 कैलोरी इज इक्वल टू 100 इंटू 4.2 यानी कि 420 जूल। तो इस क्वेश्चन से हमें सिर्फ इतना समझना है कि अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो हीट कैलकुलेट हो जाएगी ms डेल्टा टी से। आगे बढ़ाते हैं इसी चीज को। ये देखिए कुछ और कन्वर्जन फैक्टर हैं, हालांकि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हमें समझ लेना है ये क्या क्या चीजें दे रखी हैं। हाफ mv², इतना पढ़ के हम समझ गए कि ये काइनेटिक एनर्जी होगी। अब देखिए जनरली हम जो काइनेटिक एनर्जी डिफाइन करते हैं, जो उसके यूनिट्स होते हैं वो ऐसा यूनिट जूल होते हैं। सामने लिख रहा है ms डेल्टा टी, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बाय डेल्टा थीटा टेम्परेचर या डेल्टा टी टेम्परेचर। जे सिर्फ इतना बता रहा है कि वो यूनिट्स का कन्वर्जन फैक्टर क्या है। तो अगर किसी बॉडी की अज्यूम कर लिया जाए कि काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई हीट अब्सॉर्ब में, यानी कि उस बॉडी के पास जो काइनेटिक एनर्जी थी वो बॉडी ने हीट के फॉर्म में अब्सॉर्ब कर ली, तो उन दोनों को हम इस तरीके से इक्वेट कर देंगे और बस ध्यान रखेंगे कि उनके यूनिट्स क्या क्या थे। तो जनरली हाफ mv² के यूनिट होते हैं जूल, इसके यूनिट होते हैं कैलोरी। तो वो यूनिट बैलेंस करने के लिए हम जे को यानी कि मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट को यहां पे फिट कर देते हैं। ऐसा ही सेकंड और थर्ड में भी है mgh। इसको हम देखते ही समझ गए कि ये जो mgh वाली चीज है ये तो पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर किसी बॉडी की किसी तरीके से वो बॉडी अब्सॉर्ब कर ले हीट के फॉर्म में, तो दोनों के बीच ऐसे इक्विवेलेंट का साइन लगाया जा सकता है। और बस अब यूनिट्स का ध्यान रखेंगे, जनरली जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो जूल के फॉर्म में रखते हैं, और ये जो ms डेल्टा थीटा था या ms डेल्टा टी था वो हम कैलोरी के फॉर्म में रखते हैं। नेक्स्ट फिर हम ये देखते ही आइडेंटिफाई कर लेंगे, ये लिख रहा है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है किसी भी रिजिड बॉडी की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अगर बॉडी अब्सॉर्ब कर ले हीट के फॉर्म में, तो फिर से दोनों को ऐसे इक्वेट कर देंगे। और वो जो कन्वर्जन फैक्टर था वो तो हम जानते ही हैं, क्योंकि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जनरली हम लोग रखते हैं जूल्स में, और ये वाली चीज चल रही है कैलोरी में। तो जे की वैल्यू यानी कि जो मैकेनिकल इक्विवेलेंट है वो स्टैंडर्ड वैल्यू है 4.2 जूल पर कैलोरी, उसको तो हम यूज कर ही लिया करेंगे। इसके एप्लीकेशन पे किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसा डेटा उनमें आएगा, उसको हैंडल करने के लिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अ लेड बॉल एट 25 डिग्री सेल्सियस is dropped from a height of 2 kilometers. It is assumed that all of its kinetic energy is converted into heat, which increases the temperature of the ball. Find final temperature. Specific heat हमें बॉल की दे रखी है 125 जूल पर kg डिग्री सेल्सियस। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, एक लेड बॉल जिसका ओरिजिनल टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस, इस लेड बॉल को हम लोगों ने 2 किलोमीटर की हाइट से ड्रॉप कर दिया। आगे ये बोल रखा है कि बॉल के पास जितनी भी काइनेटिक एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी और बॉल उस हीट को अब्सॉर्ब करके अपना टेम्परेचर बढ़ा लेगी। तो हमें बताना है कि उसका फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाएगा। ठीक है, कैसे अब इसको अप्रोच करें। देखिए बॉल के पास काइनेटिक एनर्जी कहां से आई, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करें तो बोला जा सकता है कि जो सोर्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, यानी कि बॉल के पास जो भी पोटेंशियल एनर्जी थी वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। और क्वेश्चन में बोल रखा है कि काइनेटिक एनर्जी फर्दर हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो कितनी काइनेटिक एनर्जी आएगी, काइनेटिक एनर्जी एग्जैक्टली उतनी आ जाएगी जितनी उसके पास स्टार्टिंग में पोटेंशियल एनर्जी थी। पोटेंशियल एनर्जी थी mgh के बराबर, और यही काइनेटिक एनर्जी बॉल ने हीट के फॉर्म में अब्सॉर्ब कर ली, यानी कि जो हीट मिली उसको हम लिख सकते हैं ms डेल्टा टी। और पूछा जाए हीट कितनी मिली, तो हीट मिल गई थी mgh के बराबर, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी आई पोटेंशियल एनर्जी से। तो देखिए इसके आगे हुआ क्या
कि मास वाली चीज तो कैंसिल हो जाएगी, इसलिए क्वेश्चन में मास मेंशन भी नहीं था। हमें चेंज इन टेम्परेचर बताना है, जी की वैल्यू हम लोग 10 यूज कर लेंगे, हाइट को एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट करके 2000 मीटर लिख देंगे, स्पेसिफिक हीट हमें एज इट इज गिवन ही है, तो चेंज इन टेम्परेचर कैलकुलेट हो जाएगा। इनिशियल टेम्परेचर गिवन था तो हम फाइनल टेम्परेचर तक इजीली पहुंच जाएंगे। तो देखिए वही काम किया, काइनेटिक एनर्जी को हीट में कन्वर्ट किया। काइनेटिक एनर्जी कहां से आई? पोटेंशियल एनर्जी। तो अल्टीमेटली हुआ ये कि जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी थी वो काइनेटिक के थ्रू होते हुए हीट के फॉर्म में बॉडी ने अब्सॉर्ब कर ली। ये वही हो गया mgh, यही सोर्स था काइनेटिक एनर्जी का, हाफ mv², और यही कन्वर्ट हो गई हीट के फॉर्म में, तो ms डेल्टा टी। डेल्टा टी कैलकुलेट हो जाएगा, m से m कैंसिल, तो डेल्टा टी के लिए gh/s, g की वैल्यू 2 किलोमीटर यानी कि 2000 मीटर, सॉरी h की वैल्यू 2 किलोमीटर यानी कि 2000 मीटर, g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, s की वैल्यू स्टैंडर्ड दे रखी है 125। तो इससे डेल्टा टी की वैल्यू कैलकुलेट होकर आ गई 160। ठीक है, जो डेल्टा टी आया ये आया 160 डिग्री सेल्सियस। चेंज इन टेम्परेचर जानते हैं, इनिशियल टेम्परेचर 25 दे रखा है, तो जो फाइनल टेम्परेचर हो गया वो हो गया 185 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया कि अगर इस बॉल को मैं 2 किलोमीटर हाइट से ड्रॉप कर दूं तो सारी उसकी जो एनर्जी अगर वो हीट के फॉर्म में बॉडी अब्सॉर्ब कर ले तो फाइनल टेम्परेचर हो जाएगा 185 डिग्री सेल्सियस। इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन समझ के देखते हैं। अ बुलेट ऑफ मास 10 kg इज फायर्ड विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड and stops after hitting the target. If 50% of its kinetic energy goes in increasing the temperature of the bullet, then find rise in temperature. तो देखिए जो पिछला क्वेश्चन हमने देखा ये उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है इसको फिर समझ लेते हैं। एक बुलेट का मास दे रखा है 10 kg, इसको हमने 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फायर कर दिया। ये बुलेट एक टारगेट पे टकराती है, टकराने के बाद रुक जाती है। रुकने पर बोल रखा है इसकी 50% ऑफ काइनेटिक एनर्जी बॉडी हीट के फॉर्म में अब्सॉर्ब कर लेती है, और अगर हीट के फॉर्म में अब्सॉर्ब किया तो टेम्परेचर में राइज कितना आएगा। तो सिनेरियो हम लोग समझ पा रहे हैं। हीट का सोर्स क्या है? हीट का सोर्स था जो काइनेटिक एनर्जी लूज हुई। अगर टेम्परेचर रेस की बात हो रही है तो एक ही इक्वेशन हमारे दिमाग में आनी चाहिए, Q इज इक्वल टू ms डेल्टा टी। हीट का सोर्स हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। सारी काइनेटिक एनर्जी हीट में नहीं कन्वर्ट हुई, सिर्फ उसका आधा हिस्सा कन्वर्ट हुआ। तो इस इक्वेशन की हेल्प से हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। सारा डेटा इसमें हमें देखिए गिवन है, मास से मास कैंसिल होगा, स्पेसिफिक हीट की वैल्यू दे रखी है, चेंज इन टेम्परेचर पूछा हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन थी। तो कैलकुलेशन देख लेते हैं। हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी यानी कि हाफ mv² इज इक्वल टू ms डेल्टा टी, यानी कि इतनी एनर्जी गई टेम्परेचर बढ़ाने में। तो कैलकुलेशन v²/4 इज इक्वल टू s डेल्टा टी। तो डेल्टा टी की इक्वेशन बन गई v²/4s। v की वैल्यू गिवन थी 10, s की वैल्यू यानी कि स्पेसिफिक हीट क्वेश्चन में दे रखी थी 50 जूल पर kg डिग्री सेल्सियस। तो इससे डेल्टा टी कैलकुलेट होकर आ गया 0.5 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से ही हमारा क्वेश्चन हैंडल हो जाएगा। हमें बस ये देखना है कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है कि नहीं। अगर टेम्परेचर चेंज हुआ तो Q इक्वल टू ms डेल्टा टी से ही काम चलाना है। Q का सोर्स क्या है? पिछले वाले क्वेश्चन में सारी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई थी, इस वाले क्वेश्चन में आधी काइनेटिक एनर्जी ही कन्वर्ट हो पाई। तो आगे बढ़ाते हैं। देखिए हमने थोड़ी देर पहले एक टर्म सीखा था जिसको हम क्वेश्चंस में यूज भी कर रहे हैं, स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट से ही मिलता जुलता एक और टर्म आता है हीट कैपेसिटी या फिर थर्मल कैपेसिटी। तो इसको हम लोग जनरली हीट कैपेसिटी ही रेफर किया करेंगे। समझ लेते हैं हीट कैपेसिटी क्या चीज होती है, क्या इसका स्पेसिफिक हीट से कोई रिलेशन है कि नहीं, अगर होता है तो क्या होता है। स्टार्ट करते हैं, पहले डेफिनेशन के फॉर्म में सीख लेते हैं, फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे उस पर आते हैं। हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी is defined as the amount of heat required to raise the temperature of a given mass by 1 degree Celsius or 1 Kelvin. डेफिनेशन पढ़ के हमें डेफिनेटली ये लग रहा होगा कि इसी से मिलती जुलती डेफिनेशन हमने स्पेसिफिक हीट में पढ़ी थी। स्पेसिफिक हीट और हीट कैपेसिटी में क्या फर्क है? फर्क सिर्फ मास का होता है।
जब हमने स्पेसिफिक हीट डिफाइन करी थी तो बोला था किसी भी बॉडी के यूनिट मास का टेम्परेचर अगर हमें 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है तो कितनी अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करें। इस केस में डिफरेंस ये है, कुछ भी मास कंसिडर कर लिया जाए, यानी कि जो भी मास गिवन है बॉडी का वही मास कंसिडर कर लेंगे, पूरी बॉडी कंसिडर कर लेंगे। उस पूरी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जितनी भी हीट की रिक्वायरमेंट होगी उसको बोलते हैं थर्मल कैपेसिटी या फिर हीट कैपेसिटी। जो एग्जाम्पल हमने पहले लिया था उसी एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं। एक बॉडी जिसका मास m, इसको हमने हीट सप्लाई करी Q और इस हीट की वजह से टेम्परेचर बढ़ गया डेल्टा T अमाउंट से। हमें यह बताना है कि इस बॉडी की हीट कैपेसिटी किस तरीके से कैलकुलेट होगी और उसका जनरल जो फॉर्मूला आएगा वो क्या होगा। हीट कैपेसिटी को हम लोग कैपिटल H से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो अभी जो यहां पे मैं डिफाइन करूंगा वो H मानते हुए करूंगा। Q हीट हमने सप्लाई करी, M मास की बॉडी थी, टेम्परेचर डेल्टा T अमाउंट से बढ़ गया। जितना भी मास हो हमें वही कंसिडर कर लेना है, तो अब की बार ध्यान रखिएगा यूनिट मास का कोई चक्कर नहीं है, वो यूनिट मास वाली चीज हम अवॉइड कर सकते हैं। इस कंप्लीट बॉडी को अगर हम Q अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करें तो इसका टेम्परेचर बढ़ा डेल्टा T अमाउंट से। तो क्या हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1 डिग्री सेल्सियस के लिए कितनी अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ी होगी। सिंपल सी बात है, यूनिटरी मेथड लगाएंगे कि भाई Q अमाउंट ऑफ हीट से टेम्परेचर का डेल्टा T बढ़ गया तो 1 डिग्री सेल्सियस के लिए जो हीट सप्लाई करनी पड़ेगी वो हो जाएगी Q बाय डेल्टा T। और यही हो गया हीट सप्लाइड फॉर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। इसी को तो हम डिफाइन करते हैं हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी ऑफ एनी बॉडी विल बी इक्वल टू Q बाय डेल्टा T। अब जैसे ही हमने लिखा Q बाय डेल्टा T, पुराना वाला एक फॉर्मूला हमारे दिमाग में आ जाएगा कि एक और फॉर्मूला होता था स्पेसिफिक हीट का, जिसको हम S से डिनोट करते थे, वो होता था Q बाय M डेल्टा T। तो अगर मैं M को सामने की तरफ भेज दूं तो ये बन गया Q बाय डेल्टा T, और Q बाय डेल्टा T तो हमने अभी डिफाइन किया हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बीच में रिलेशन आ गया कि H इज इक्वल टू M इंटू S। तो देखिए इसलिए यहां पे हमने लिखा हुआ है हीट कैपेसिटी को M इंटू S। तो इस तरीके से डिफाइन करते हैं हीट कैपेसिटी। किसी भी बॉडी का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस से राइज करना है इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स मास, तो कितनी हीट सप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी। तो इसको आगे थ्योरेटिकल फॉर्म में देख लेते हैं, जो स्टैंडर्ड इसके फॉर्मूला आते हैं, हालांकि वो यही सब फॉर्मूला रिपीट होने वाले हैं। तो हीट कैपेसिटी मैंने अभी आपको समझाया था M इंटू S। अब हमें समझ में आ गई होगी बात कि M इंटू S तक हम लोग कैसे पहुंचे। हीट कैपेसिटी Q बाय डेल्टा थीटा, यहीं से हमने शुरुआत करी थी कि ये Q बाय डेल्टा थीटा कैसे आएगा। यूनिट आसानी से इस इक्वेशन से कैलकुलेट हो जाएंगे। भाई Q होता था जूल, डेल्टा थीटा हो गया या तो पर डिग्री सेल्सियस बोल दीजिए या फिर केल्विन बोल दीजिए। तो इसके SI यूनिट हो जाएंगे जूल पर केल्विन या फिर जूल पर डिग्री सेल्सियस। प्रैक्टिकल यूनिट्स भी हम लोग लिख सकते हैं कि वो प्रैक्टिकल यूनिट हो जाएंगे कैलोरी पर केल्विन या फिर कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस, अगर हम लोग कैलोरी वाले यूनिट में कन्वर्ट कर लें तो। पॉइंट जो ध्यान रखने वाला वो है कि थर्मल कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द सब्सटेंस एंड नेचर ऑफ द सब्सटेंस। जितना ज्यादा हम किसी पर्टिकुलर बॉडी का मास लेंगे उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए हमें उतनी ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पे दिख रहा है कि हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू M इंटू S। तो जितना ज्यादा मास कंसिडर करेंगे उतनी ज्यादा उस बॉडी की हीट कैपेसिटी आएगी। नेचर ऑफ द सब्सटेंस मतलब उसकी स्पेसिफिक हीट, किसी भी बॉडी की क्या स्पेसिफिक हीट है ये उसके नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। तो थर्मल कैपेसिटी उसके मास और नेचर पे डिपेंड करती है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंडिपेंडेंट होती है मास के, क्योंकि बॉडी का कितना भी मास हो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, हम सिर्फ कंसिडर करते थे उसका 1 ग्राम यानी कि यूनिट मास। अब हम इसके बाद कैलोरीमेट्री का जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है उस पे आते हैं। तो वो जो नेक्स्ट चीज है वो है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट को हम लोग हिडन हीट भी बोलते हैं। तो इस चीज को समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या होता है। मैंने आपको कहा था कि अगर हम स्पेसिफिक हीट समझ जाएं तो हमारा आधा चैप्टर कैलोरीमेट्री का वहां पे खत्म हो जाता है। तो मान के चलिए जो बचा हुआ आधा है वो यहां पे खत्म हो जाएगा।
बस हमें अच्छे से समझना है कि लेटेंट हीट क्या चीज होती है, कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे कैलकुलेट होती है। तो लेटेंट हीट कब काम आती है उसको एक बार देख लेते हैं। फेज चेंज, अब देखिए फेज चेंज कैसे कैसे होते हैं। ड्यूरिंग फेज चेंज देयर विल बी नो चेंज इन टेम्परेचर। फेज चेंज मतलब मान लीजिए आइस हमारे पास है -5 डिग्री सेल्सियस पे, उस आइस को मैंने हीट सप्लाई करना चालू किया, तो आइस डायरेक्टली अपना फेज चेंज नहीं करेगी। आइस से वाटर में आने का जो टेम्परेचर होता है वो फिक्स टेम्परेचर होता है नॉर्मल प्रेशर पे 0 डिग्री सेल्सियस। तो अगर मैं -5 डिग्री सेल्सियस पे आइस को हीट सप्लाई करना चालू करूं तो पहले उसका टेम्परेचर राइज होगा, टेम्परेचर जाएगा -5 से 0 डिग्री सेल्सियस। अब जब आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गई है और हम लगातार हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो होगा ये कि वो आइस फेज चेंज करके सॉलिड से लिक्विड फेज में आ जाएगी। तो वो जो सॉलिड से लिक्विड फेज में आने वाली चीज को हम लोग मेल्टिंग बोलते हैं, यानी कि वो वाला जो फेज चेंज होता है उसको बोला जाता है मेल्टिंग। फेज चेंज के दौरान कुछ बातें हमें ध्यान रखनी है। पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि जब तक बॉडी का पूरा फेज चेंज ना हो जाए, इसका मतलब जब तक सारी की सारी अमाउंट ऑफ आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाती, तब तक टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से चेंज नहीं होगा। वही चीज यहां पे लिख रखी है, ड्यूरिंग फेज चेंज देयर विल बी नो चेंज इन टेम्परेचर। यानी कि जब तक 100% आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं होगी तब तक टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा। इसी को हम घुमा फिरा के एक दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं कि आइस और वाटर का जो मिक्सचर है वो साथ में सिर्फ और सिर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर ही एग्जिस्ट कर सकता है। अगर हम टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ा दें तो 0 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा पे आइस एग्जिस्ट नहीं करेगी। टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस से कम कर दिया जाए तो 0 डिग्री सेल्सियस से कम पे वाटर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस ही ऐसा टेम्परेचर है नॉर्मल प्रेशर यानी कि 1 atm प्रेशर के टर्म्स में, जब आइस और वाटर साथ में एग्जिस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास वाटर था 5 डिग्री सेल्सियस पे, हमने वाटर का टेम्परेचर कम करना चालू किया, यानी कि वाटर से हीट एक्सट्रैक्ट करनी चालू करी, तो वाटर का टेम्परेचर कम होगा, आएगा 5 से 0। अगर मैं उसमें से फर्दर हीट एक्सट्रैक्ट करना चालू करूं तो वो वाटर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा सॉलिड में, और जब लिक्विड वाली चीज सॉलिड में कन्वर्ट होती है तो उस फेज चेंज को हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग। जब तक सारा वाटर आइस में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा तब तक फिर से अब हम समझ चुके हैं कि टेम्परेचर बना रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, मान लीजिए हमारे पास 90 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है, हमने इस वाटर को हीट सप्लाई करनी चालू की, तो ऑब्वियस सी बात हम जानते हैं कि टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। टेम्परेचर पहुंचा 90 से 100 तक। अब जब वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो गया है और हम इसमें फर्दर और हीट सप्लाई करें, तो जब तक सारा वाटर वेपर में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, यानी कि स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, तब तक टेम्परेचर बना रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होने वाला प्रोसेस होता है, ये जो फेज चेंज होता है, इसको बोला जाता है वेपराइजेशन। इसका रिवर्स, स्टीम हमारे पास 105 डिग्री सेल्सियस पे थी, हमने उसमें से हीट एक्सट्रैक्ट करनी चालू करी, टेम्परेचर कम होना चालू हो जाएगा। टेम्परेचर कम होते होते आ गया 100 डिग्री सेल्सियस पे, हमने फर्दर और हीट एक्सट्रैक्ट कर ली। तो फर्दर और हीट एक्सट्रैक्ट करने पे होगा क्या कि वो वेपर यानी कि स्टीम कन्वर्ट होना चालू हो जाएगी आइस में, स्टीम कन्वर्ट होना चालू हो जाएगी वाटर में, यानी कि गैस कन्वर्ट होगा लिक्विड में, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन। तो फेज चेंज के दौरान जो हीट सप्लाई करते हैं वो एक फॉर्म से हिडन हीट होती है। अब हिडन हीट का मतलब, देखिए हीट सप्लाई करने का जो हमारे पास सबसे कॉमन एविडेंस है, जो सबसे कॉमन ऑब्जर्वेशन है, वो ये है कि हीट सप्लाई करने पर बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता है। लेकिन जब हम आइस को 0 डिग्री सेल्सियस पर हीट सप्लाई करेंगे तो थोड़ी देर के लिए हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि आइस का, यानी कि जो भी उस कंटेनर में रखा हुआ है, अभी आइस रखी हुई थी, तो जब तक वो आइस पूरी तरीके से मेल्ट नहीं हो जाती, हमारे हीट सप्लाई करने पर भी कंटेनर का जो टेम्परेचर है, यानी कि कंटेनर के इंग्रेडिएंट्स का जो टेम्परेचर है, वो 0 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा। क्योंकि हम लोग हीट लगातार सप्लाई कर रहे हैं और टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा, इसीलिए इस हीट को नाम देते हैं हिडन हीट या फिर लेटेंट हीट, यानी कि ऐसी हीट जिसका टेम्परेचर चेंज पे हमें कोई इफेक्ट दिखता ही नहीं है। तो इसको बोल दिया जाता है कि ये कोई हिडन फॉर्म ऑफ हीट होगी जिससे टेम्परेचर चेंज ही नहीं हो रहा। हीट तो हम सप्लाई कर रहे हैं पर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब ये कोई हिडन फॉर्म ऑफ हीट। तो
टेम्परेचर चेंज नहीं होता फेज चेंज के दौरान। फेज चेंज के दौरान जो भी हीट सप्लाई करी जाती है वही रिलेटेड होती है लेटेंट हीट से। अब लेटेंट हीट पर आते हैं कि इसको एग्जैक्टली डिफाइन कैसे करते हैं, इसके फॉर्मूला वगैरह कैसे बनेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन इस पे बनते हैं। तो देखिए, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज ऑफ यूनिट मास डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सब्सटेंस एंड इट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ द सब्सटेंस। घुमा फिरा के बात नहीं करते, आसान लैंग्वेज में समझते हैं। किसी भी बॉडी का यूनिट मास का अगर हमें फेज चेंज करना है, यूनिट मास 1 ग्राम भी हो सकता है, 1 केजी भी हो सकता है, तो किसी भी बॉडी का यूनिट मास का फेज चेंज करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। तो यहां तक हमें समझ में आ गई होगी कि किसी भी बॉडी को अगर मुझे फेज चेंज करवाना है तो उसके 1 ग्राम या 1 केजी को कितनी हीट देनी पड़ती है उसको बोला जाता है लेटेंट हीट। अब देखिए, हमारे केस में 2 टाइप के फेज चेंजेस पॉसिबल होते हैं। 2 टाइप कौन से? एक सॉलिड से लिक्विड या फिर इसका रिवर्स लिक्विड से गैस। ये एक फेज चेंज हो गया, सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस। सॉरी, फिर से इसको रिपीट करते हैं। हमारे लिए 2 टाइप के फेज चेंजेस पॉसिबल होते हैं। वो 2 टाइप के मैं यहां पे लिख देता हूं ताकि किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। पहला, सॉलिड से लिक्विड या फिर इसी का रिवर्स लिक्विड से सॉलिड। ये चीज ध्यान रखेंगे, ये हमारे लिए एक टाइप का फेज चेंज है। दूसरा, लिक्विड से गैस या फिर गैस से लिक्विड, ये हमारे लिए दूसरे टाइप का फेज चेंज है। हम सिर्फ यही 2 फेज चेंज कंसिडर करेंगे। कैलोरीमेट्री में हम सॉलिड से डायरेक्ट जो गैस वाला होता है, यानी कि जो सब्लिमेशन वाला होता है, उसको कंसिडर नहीं करते। तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, या फिर लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड। अब लेटेंट हीट को आगे हम 2 तरीके से और क्लासिफाई करते हैं। वो क्लासिफिकेशन इस बेसिस पे होता है कि हम ये वाला फेज चेंज कंसिडर कर रहे हैं या फिर ये वाला। तो वो क्लासिफिकेशन किस तरीके से है, यानी कि किस तरीके से उन 2 टाइप की लेटेंट हीट को हम लोग डिफाइन करते हैं, उस पर आते हैं। Heat required to change the unit mass of a solid to its liquid phase at its melting point is called latent heat of fusion. अब देखिए, जो पहला हमारा फेज चेंज है सॉलिड से लिक्विड या फिर लिक्विड से वापस सॉलिड वाला, तो किसी भी सॉलिड के यूनिट मास को अगर हमें लिक्विड में चेंज करना है, अब ये सॉलिड से लिक्विड वाला चेंज कब होगा? ऑब्वियसली बात है, उसके मेल्टिंग पॉइंट पर। आइस के लिए वाली चीज होती है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पर ही आइस वाटर में मेल्ट हो सकती है। तो यूनिट मास सॉलिड को अगर मेल्टिंग पॉइंट पर उसके लिक्विड फेज में चेंज करना है तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ती है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये हो गई हमारे पास पहली वाली चीज। दूसरा जो हमारे पास फेज चेंज था, दूसरा फेज चेंज था लिक्विड से वेपर या फिर रिवर्स वेपर से लिक्विड। तो हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द यूनिट मास ऑफ अ लिक्विड टू इट्स वेपर फेज एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये वाली चीज समझते हैं। जो दूसरा फेज चेंज हुआ, मान लीजिए हमें किसी लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना है, तो यूनिट मास ऑफ लिक्विड यानी कि 1 ग्राम या 1 किलोग्राम लिक्विड को अगर हम वेपर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, अब ये वाला ट्रांजिशन कब होगा? ये वाला ट्रांजिशन हो सकता है सिर्फ बॉडी के बॉइलिंग पॉइंट पर। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट पर मुझे 1 यूनिट मास लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना है तो कितनी अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करनी पड़ती है, उसको बोला जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इनमें हमें फर्क पता होना चाहिए। फ्यूजन वाली जो लेटेंट हीट है वो आती है सॉलिड से लिक्विड वाले कन्वर्जन में। वेपराइजेशन वाली जो हीट है वो काम में आती है लिक्विड से वेपर वाले कन्वर्जन में। अब एक जनरल फॉर्मूला हम लोग खुद से डिफाइन कर लेते हैं कि ये लेटेंट हीट डिफाइन कैसे करते हैं। जैसे हमने खुद से एक फॉर्मूला निकाला था स्पेसिफिक हीट का, कि स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू Q/m डेल्टा टी। हमने खुद से फॉर्मूला बना लिया था हीट कैपेसिटी का, कि हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू Q/डेल्टा टी या फिर m/s। वैसे ही अपने आप से एक फॉर्मूला बना लेते हैं कि ये लेटेंट हीट कैसे कैलकुलेट होती होगी। तो लेटेंट हीट का मतलब उसके लिए हमें क्लियर होना चाहिए, किसी भी बॉडी के यूनिट मास का फेज चेंज करने के लिए कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। तो यहीं पे समझ लेते हैं इसको कि लेटेंट हीट का हम लोग खुद से फॉर्मूला कैसे बनाएं। मान लीजिए
m मास ऑफ सॉलिड हमारे पास है, हम स्टार्टिंग में सॉलिड फेज लेके चल रहे हैं। इस m मास ऑफ सॉलिड को अगर मेल्टिंग पॉइंट पर, ध्यान रखिएगा जो सॉलिड से लिक्विड वाला कन्वर्जन होगा वो सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट पर ही हो सकता है। तो मान लीजिए मेल्टिंग पॉइंट पर m मास ऑफ सॉलिड को हमने q अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करी और इसका रिजल्ट ये हुआ कि इससे ये सारा लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। ये सारा कन्वर्जन जब तक खत्म नहीं हो जाएगा तब तक मेल्टिंग पॉइंट वाला टेम्परेचर ही बना रहेगा। यानी कि मान के चलो मैं ये आइस है और ये वाटर है, तो जब तक सारा आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक वो टेम्परेचर बना रहता 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ये जो 0 डिग्री सेल्सियस है ये सिर्फ आइस से वाटर वाले के लिए। अभी हम जनरल फॉर्मूला बना रहे हैं तो ये 0 डिग्री सेल्सियस वाली चीज को थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। Q अमाउंट ऑफ हीट से क्या हुआ, जो m मास ऑफ सॉलिड था वो कंप्लीटली कन्वर्ट हो गया m मास ऑफ लिक्विड में। जो भी हीट इन्वॉल्व हुई यानी कि Q ये यूटिलाइज हुई फेज चेंज में, तो यानी कि ये जो हीट थी इसकी हेल्प से हम लोग लेटेंट हीट कैलकुलेट कर लेंगे। लेटेंट हीट को मैं भी डिनोट कर रहा हूं L से। अगर Q अमाउंट ऑफ हीट से m मास ऑफ सॉलिड कन्वर्ट हो गया लिक्विड में, तो मैं ये बता सकता हूं कि एक यूनिट मास को कन्वर्ट करने के लिए कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती। तो वो सिंपल है, Q अमाउंट ऑफ हीट से अगर m मास कन्वर्ट होता है तो एक यूनिट मास के लिए जो हीट चाहिए थी वो हो गई Q बाय m। तो Q बाय m क्या हुआ, एक यूनिट मास का फेज चेंज करने के लिए जो भी रिक्वायर्ड हीट थी। और ध्यान से देखिए लेटेंट हीट की डेफिनेशन भी यही लिख रही है कि एक यूनिट मास का फेज अगर हमें चेंज करना है तो जितनी भी हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। तो यही लेटेंट हीट का फॉर्मूला बन गया कि लेटेंट हीट इज इक्वल टू Q बाय m। अब इसका रीअरेंज्ड फॉर्म मेरे लिए ज्यादा काम का होता है, m को दूसरी तरफ भेज देते हैं तो ये बनेगा Q इज इक्वल टू m इंटू L। Q वो वाली हीट जो कि फेज चेंज करने के काम में आई, m उतना मास जिसका फेज चेंज हो गया, L लेटेंट हीट। अगर सॉलिड से लिक्विड में गए तो ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती। अगर मैं अभी आपको एग्जांपल देता लिक्विड से वेपर वाला तो ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती। वो हम LF या LV से डिनोट कर सकते थे। तो देखिए कैलोरीमेट्री में हमें हीट के दो एप्लीकेशन देखने थे। पहला कि किसी बॉडी को हीट सप्लाई करें तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाए। अब सवाल हम इस पे पहले ही कर चुके हैं कि टेम्परेचर कितने अमाउंट से बढ़ाने के लिए कितने अमाउंट हीट चाहिए। तो एक फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T। दूसरा, अगर किसी बॉडी को हीट सप्लाई करें तो एक ऑब्जर्वेशन था कि उसका फेज चेंज हो जाए। तो अगला सवाल यही कि किसी भी बॉडी का अगर फेज चेंज करवाना है तो कितनी हीट सप्लाई करें, तो Q इज इक्वल टू M इंटू L। तो ध्यान रखिए कैलोरीमेट्री में सिर्फ दो ही फॉर्मूले हमारे काम आते हैं क्योंकि दो ही ऑब्जर्वेशन है। एक टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर हमें पता लग गया टेम्परेचर बढ़ा है तो हीट कैसे निकाल लेंगे, MS डेल्टा T। दूसरा फेज चेंज हो जाएगा, अगर हमें पता है फेज चेंज हुआ तो हीट इन्वॉल्व कैसे निकाल लेंगे, M इंटू L। तो अगर हमें इतनी बात समझ में आ गई तो मान के चलिए कैलोरीमेट्री में जितने पॉसिबल फॉर्मूले थे वो इस पॉइंट पे हमने सीख लिए, MS डेल्टा T, M इंटू L। अब उसमें S का क्या मतलब होता है, स्पेसिफिक हीट, वो अलग। M इंटू S का मतलब क्या होता है, हीट कैपेसिटी, वो अलग। L का मतलब क्या होता है, लेटेंट हीट, वो अलग। लेकिन इन दो फॉर्मूले से हमारा आगे सारे का काम चल जाता है। अब इसी के बेसिस पे देख लीजिए लेटेंट हीट के यूनिट्स क्या होंगे। तो लेटेंट हीट हमने डिफाइन करी थी Q बाय M। तो हमने फॉर्मूला लिखा था Q बाय M, तो Q हो जाएगा जूल, M हो गया kg, या फिर इसके जो कॉमनली यूज यूनिट्स हुए वो हो गए कैलोरी पर ग्राम। आगे बढ़ाते हैं लेटेंट हीट को ही। वाटर के केस में, ठीक है, अभी हम सिर्फ वाटर की बात कर रहे हैं। वाटर के केस में हमने स्पेसिफिक हीट की वैल्यू याद करी थी। आपको ध्यान होगा वो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू होती है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, या फिर ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लें तो 4200 जूल पर केजी केल्विन। स्टीम और आइस के लिए भी याद करी थी कैलोरी में, यानी कि जो प्रैक्टिकल यूनिट्स थे वो होते थे 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस या फिर 2100 जूल पर केजी केल्विन। ये हो गए SI यूनिट्स। ऐसे ही दो डेटा
हमें लेटेंट हीट के याद रखने, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होते हैं, जरूरी नहीं है हर बार क्वेश्चन में गिवन हो, इसलिए हमें याद होना चाहिए। पहला जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस मतलब अगर हम 1 ग्राम आइस को 0 डिग्री सेल्सियस से यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर सॉलिड से लिक्विड फेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें कितनी हीट सप्लाई करनी होगी, वो होती है 80 कैलोरी। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो जाता है 80 कैलोरी पर ग्राम। पर ग्राम आइस को 80 कैलोरी हीट की रिक्वायरमेंट होगी 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस से वाटर में कन्वर्ट होने पर। इसको हम कन्वर्ट भी कर सकते थे ऐसा यूनिट में, वो हो जाता 336 किलो जूल पर केजी। दूसरा डेटा जो हमें याद रखना है वो है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब ये 100 डिग्री सेल्सियस पर यानी कि बॉइलिंग पॉइंट पर वेपराइजेशन वाली चीज यानी कि लिक्विड से वेपर वाला कन्वर्जन सिर्फ हो सकता है बॉइलिंग पॉइंट पर। तो वाटर के लिए 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर मुझे 1 ग्राम वाटर को 1 ग्राम स्टीम में कन्वर्ट करना है तो हमें 540 कैलोरी हीट की रिक्वायरमेंट होगी। यानी कि जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है वो होती है 540 कैलोरी पर ग्राम। पर ग्राम वाटर को 540 कैलोरी हीट 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर मिल जाए तो वो 1 ग्राम ऑफ स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये 2 डेटा हैं, हमें याद होने चाहिए। तो देखिए अभी तक कैलोरीमेट्री में याद रखने वाले हमारे पास 4 डेटा आए हैं। पहला स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। दूसरा स्पेसिफिक हीट ऑफ या तो आइस या फिर स्टीम 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। थर्ड और फोर्थ हमारे सामने लिखे हुए हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 80 कैलोरी पर ग्राम, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 540 कैलोरी पर ग्राम। ये चीजें हमें याद होनी चाहिए। ये क्वेश्चन सॉल्विंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। कई बार ऐसा होगा कि क्वेश्चन में डेटा नहीं गिवन होगा, इसलिए हमें याद होना चाहिए। तो ये वो सारी चीजें आ गई जो मैंने जस्ट अभी आपको बोल के बताई। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस एंड स्टीम। आगे बढ़ते हैं। 2 ही फॉर्मूले मैंने आपको बताया था कैलोरीमेट्री में काम आएंगे। तो कभी भी कैलोरीमेट्री का कोई सवाल आ जाए, आपको सिर्फ इतना आइडेंटिफाई करना है कि क्या उसमें टेम्परेचर चेंज हुआ या फिर उसमें फेज चेंज हुआ। अगर हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो कितने अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट होगी, एक ही पॉसिबल ऑप्शन है पूरे फिजिक्स सब्जेक्ट में, Q = ms डेल्टा T। खत्म। अगर हमने इतना आइडेंटिफाई कर लिया कि बॉडी का फेज चेंज हो रहा है, फेज चेंज होने पर कितने अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट होगी, पूरी फिजिक्स में एक ही फॉर्मूला है, Q = m × L। इससे ज्यादा सोचना ही नहीं है, इससे ज्यादा करना ही नहीं है। या तो Q = ms डेल्टा T टेम्परेचर चेंज के केस में, या फिर Q = ml फेज चेंज के केस में। तो ये एक फ्लो चार्ट हो गया किस तरीके से हम लोग सवाल करते हैं। मान लीजिए आइस हमें दे रखी है -x डिग्री सेल्सियस पर, इसको हमें घुमा फिरा के ले जाना है स्टीम एट y डिग्री सेल्सियस पे। तो पूछ लिया जाएगा कितने हीट की रिक्वायरमेंट होगी। तो मैं आपको फटाफट समराइज करवा देता हूं कि कैसे कैसे इन चीजों को हैंडल करते हैं। आइस है स्टार्टिंग में -x डिग्री सेल्सियस पर, हमें इसको स्टीम में ले जाना है। हमने बेहिचक हीट सप्लाई करना स्टार्ट करी। अब देखिए जब तक आइस नेगेटिव टेम्परेचर पर आप उसको हीट सप्लाई करेंगे तो डायरेक्टली मेल्ट नहीं होगी। आइस वाटर में सिर्फ कब मेल्ट हो सकती है, अब हम बहुत अच्छे से जानते हैं ये काम सिर्फ और सिर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पे पॉसिबल है। तो हीट सप्लाई करने पर क्या होगा, पहले वो आइस पहुंचेगी -x डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पर। अगर यहां से यहां तक आने में यानी कि इस स्टेप से स्टेप तक आने में टेम्परेचर चेंज हुआ तो कितने हीट की इन्वॉल्वमेंट होगी, टेम्परेचर चेंज होता है तो ms डेल्टा T, मास ऑफ आइस, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इनटू चेंज इन टेम्परेचर। इस वाली हीट को हम बोल देते Q1। अब जब आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गई है और मैं उसको अभी भी हीट सप्लाई करता रहूंगा तो क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट पर वो आइस पहले सारी कन्वर्ट होगी वाटर में। जब तक सारी आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाती तब तक सवाल ही नहीं है कि टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाए। तो हमने फर्दर हीट सप्लाई करी, वो आइस सारी की सारी 0 डिग्री सेल्सियस से मेल्ट होकर आ गई वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस में। मुझे समझ आ गया फेज चेंज हुआ है। अगर फेज चेंज हुआ है तो हीट की रिक्वायरमेंट कैसे निकालेंगे, Q = ml। तो ये देखिए वही वाली चीज लिख रही है, Q2 = m × लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सॉलिड से लिक्विड में आए तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब मुझे मिल गया वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस।
हम फिर से हीट सप्लाई करते जा रहे हैं तो वाटर का टेम्परेचर बढ़ना चालू हो जाएगा। वाटर का टेम्परेचर कब तक बढ़ेगा? 100 डिग्री सेल्सियस तक। तो हीट सप्लाई करते करते हम वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर आ गए 100 डिग्री सेल्सियस तक। ये बात मुझे फिर से चमक गई कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है। अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो हीट की रिक्वायरमेंट कैसे आएगी? ms डेल्टा टी से, मास इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इनटू चेंज इन टेम्परेचर। अब जब वाटर 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया और मैंने उसको फर्दर हीट सप्लाई करी, तो अगला तो यही बाकी है कि भाई बॉइलिंग पॉइंट तक आ ही गए, तो फेज चेंज करवा देते हैं लिक्विड से वेपर में। फेज चेंज की अगर बात हो गई तो जब तक सारा वाटर स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा तब तक टेम्परेचर 100 डिग्री से चेंज नहीं होगा। कितनी हीट सप्लाई होगी? फेज चेंज है तो m इंटू एल, मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस तक आ गई है, हम इसको और हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा? अब स्टीम का टेम्परेचर बढ़ना चालू हो जाएगा। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी? कैसे कैलकुलेट होगा? समझ चुके हैं, ms डेल्टा टी। तो मास इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम इंटू चेंज इन टेम्परेचर। तो देखिए दो ही टाइप की चीजें आती हैं, टेम्परेचर चेंज में ms डेल्टा टी, फेज चेंज में ml। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन एक लेके देखते हैं कि किस तरीके से हैंडल होगा, कैसे डेटा को हम लोग हैंडल करते हैं, और बाकी इसका जो बेसिक फ्लो चार्ट है वो हमने अभी समझ लिया। फाइंड अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 100 ग्राम ऑफ आइस फ्रॉम -20 डिग्री सेल्सियस टू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्वेश्चन में मास 100 ग्राम दे रखा है, आइस का स्टार्टिंग का टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस था, इसको हमें फाइनली लेके जाना है स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस तक। तो देखिए -20 डिग्री पे हम लोग हीट सप्लाई करना चालू कर देंगे। डायरेक्टली तो मेल्ट होगी नहीं, पहले -20 डिग्री सेल्सियस से आएंगे 0 डिग्री सेल्सियस तक, फिर फेज चेंज करा के आइस एट 0 को कन्वर्ट करेंगे वाटर एट 0 में, फिर हीट सप्लाई करेंगे, वाटर एट 0 से पहुंचेगा वाटर एट 100 तक, फिर हीट सप्लाई करेंगे, वाटर एट 100 से पहुंचे स्टीम एट 100 पर। इतना ही हमें करना था। जहां भी टेम्परेचर चेंज होगा ms डेल्टा टी, जहां भी फेज चेंज होगा m इंटू एल। तो सॉल्व करके देख लेते हैं। 100 ग्राम ऑफ आइस, इसको हीट सप्लाई करी 0, आइस एट 0 को हीट सप्लाई करी वाटर एट 0, वाटर एट 0 को हीट सप्लाई करी वाटर एट 100, वाटर एट 100 को कन्वर्ट कर दिया स्टीम एट 100। मास 100, डेटा उठा के रखते हैं, जहां पे टेम्परेचर चेंज ms डेल्टा टी, जहां जहां पर फेज चेंज वहां पर ml। तो Q1 अगर कैलकुलेट कर लें तो मास 100 रखते, इसकी जगह 100 आ जाएगा। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, कैलोरी वाला जो प्रैक्टिकल यूनिट है उसी को चलाते हैं, तो 0.5। चेंज इन टेम्परेचर -20 से 0 पे चले गए तो 20। नेक्स्ट फेज चेंज m इंटू एल, m की वैल्यू 100, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन रखेंगे 80। वाटर 0 से वाटर 100, तो Q इक्वल टू ms डेल्टा टी, m की वैल्यू 100, s की वैल्यू 1, वाटर के लिए 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, डेल्टा टी बन गया 100। आखिरी स्टेप में फेज चेंज करवा दिया, वाटर से पहुंचे स्टीम वाले फेज में, तो m इंटू एल, m की वैल्यू 100, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हो गई 540। तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 इसको उठा के रख देंगे और सबको ऐड कर दें तो हमारे पास टोटल हीट आ जाएगी। m कॉमन निकाल लिया और इन सब की वैल्यू उठा के रख देते हैं, तो 100 इंटू 1/2, टेम्परेचर चेंज 20 प्लस लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 80, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1, चेंज इन टेम्परेचर 100 प्लस लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 540, सबका समेशन 73,000 कैलोरी। इसको हम अकॉर्डिंगली जूल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, पर अभी अपना आंसर ही कैलोरी में छोड़ देते हैं। तो देखिए किया क्या, स्टेप बाय स्टेप सारे कन्वर्जन लिख लीजिए। जहां पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है टेम्परेचर चेंज करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच गए तो फेज चेंज कर देंगे और उठा के सबके कोरस्पॉन्डिंग हीट को ऐड कर देते हैं। तो इस तरीके से हम आगे भी और कुछ क्वेश्चन करेंगे कि कैसे फेज चेंज और टेम्परेचर चेंज के कोरस्पॉन्डिंग हीट कैलकुलेट होती है।